नमस्कार, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी। आज की खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी। आइए इनसे कुछ विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको सर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और आपके माध्यम से समस्त देवरिया लोकसभा, जिसमें देवरिया और कुशीनगर की कुछ विधानसभा है, सभी लोगों को होली की अनंत शुभकामनाएं। अपने भारत अमेरिका संस्कृति मैत्री समूह में दायित्व मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑपरेशन सिंदूर में भारत का अमेरिका में प्रतिनिधित्व किया। आप भारत का संदेश दुनिया में पहुंचाए। एक बार फिर आप मातृ समूह में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने सिंदूर के समय एक ऐसा सर्वदलीय मेरे से डेलीगेशन भेजा जिसमें हर दल ने भारत के लिए पैरवी करी। ये कोई कांग्रेस या बीजेपी या सपा का वो नहीं था, ये भारत का दल था और उसके लिए बहुत प्रशंसा उनको मिली। और जब हम लोग वापस आए, आपको याद होगा, उनके घर पे एक हम लोगों ने चाय का कार्यक्रम करवाया और उस समय उन्होंने बोला था कि इस प्रकार का प्रभावशाली पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हर समय चलना चाहिए। जी जी। और शायद उसी के होते होते ये इंडो यूएस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन 60 अन्य देशों का भी डेलीगेशन है। बड़ा गर्व है कि आपका सांसद होते हुए मैं उस डेलीगेशन में हूं जो विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से, अर्थव्यवस्था वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सिंदूर में भी हम लोग का गमन हुआ था तो मैं वहीं गया था, यूएसए गया था, सेनेटर्स, वाइस प्रेसिडेंट, अंडर सेक्रेटरी से मिला था। तो एक तरह से मेरा एक संबंध वैसे भी स्थापित है उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से। तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें और करेंगे। मेरा यह भी विश्वास है दोस्तों कि कई वहां पर पूर्वांचल के लोग हैं, तो मेरा यह विश्वास है कि देवरिया को भी कैसे मैं यूएसए से जोड़ूं ताकि यहां पर अमृत प्रयास के लिए भी आर्थिक लाभ हो, इसमें भी मैं विचार कर रहा हूं। मेरा जब चयन हो गया है तो देवरिया के युवाओं के लिए विशेषकर आपकी क्या सोच है? मैं समझता हूं कि स्वरोजगार बहुत आवश्यक है, क्योंकि बेरोजगारी से अगर पलायन का गढ़ बन गया था पहले पूर्वांचल, पहले योगी जी आए तो 2017 से इसमें धीरे धीरे बदलाव आया है। और आप जानते हैं कि तभी से और उसके पहले से ही मैं स्वरोजगार पे काफी काम कर रहा हूं। इसी गांव में बहुत बड़ा 6 एकड़ की जमीन लेके एक केंद्र बना है और स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से, जिसके बारे में मैं और चर्चा कर सकता हूं, हम लोग 7 जिलों में पहुंच गए हैं। तो जो स्वावलंबन से हम लोग स्वदेशी से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए युवाओं को हम लोग काम दे रहे हैं। आप जानते हैं कि यहीं पर बैतालपुर में ही करीब 300 लोगों का हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर मैंने 4 साल पहले मैंने बनवाया था और उससे काफी हद तक यहाँ पर रोजगार आया और जगह भी रोजगार आ रहा है। कई ऐसी महिलाएं जिनके लिए हमने रोजगार की मुहिम छेड़ी है और उसी के साथ साथ डिजिटल के माध्यम से महिलाओं को कैसे रोजगार मिले, इसमें भी मेरी सोच है। देवरिया रेलवे स्टेशन एक नया स्वरूप में आ रहा है। इसमें सुना है आप अपनी डिजाइन के माध्यम से बनवा रहे हैं, क्या इस पे कहेंगे? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अमृत प्रयास में कई ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग जन भागीदारी का संदेश जगह जगह ले जा रहे हैं। और देवरिया रेलवे स्टेशन मेरे हिसाब से उसका एक पहला प्रमाण है। जब मेरा चयन हुआ था और जब मैं यहाँ पर सांसद बन के आया था तो देवरिया रेलवे स्टेशन की एक रूपरेखा मैंने देखी, तो मैंने उसको थामा और मैंने बोला वहां के जो डीआरएम है कि अगर हम लोग मिलजुल के इसको देवरिया मय करें, जैसे कि हमने उसका एक ब्रांडिंग करवाई दिव्य देवरिया की। जी और जी। दिव्य देवरिया में देवारण्य की रुचि थी, तो जैसे पत्ते के आकार का हमने उसमें दिखाया और जगह जगह आप देखेंगे पत्ते के आकार का वहां पर एक अलग सा पत्ता बनवाया है, उसके आकार का, उसका जो मेन 3 गेट हैं, फिर हमने उसको रीडिजाइन करके बनवाया। और मैं रेलवे को साधुवाद देना चाहता हूं कि मेरी जन भागीदारी की प्रक्रिया को उन्होंने स्वीकार किया। उसके अंदर आप देखेंगे देवराव बाबा का एक हमने मोरल बनाया है, हमने उसके अंदर बुद्ध भगवान का बनाया है। तो जैसे अब देवरही माता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि वहां पर एक अंदर लाइब्रेरी बने ताकि लोग वहां पर आकर्षित होकर जाएं। करीब 4 लाख लोग हर साल जब देवरिया में प्रवेश करते हैं तो उसी रेलवे स्टेशन से प्रवेश करते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये नए रेलवे स्टेशन से अमृत प्रयास की आभा उनको मिलेगी और एक नए देवरिया की पहचान बनेगी। देवरिया बाईपास और में जल भराव जैसी समस्याएं जनता को प्रभावित करती है, इस पे आपका क्या प्लान है? देवरिया बाईपास देखिए 2 प्रकार का है। एक तो जो बन रहा है, जिसको मैंने जब जैसे ही आया था मैं हर महीने मीटिंग ले रहा था जो एनएचएआई के अधिकारियों के साथ, ताकि वो त्वरित गति से पूरित हो। अब मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब वहां पर काम शुरू हो गया है और 24 दिनों में, जो कि मैं समझता हूँ 24 महीने में, और उसमें 20 महीने रह गए हैं, उसमें यह बाईपास बन जाएगा। तो उत्तर से जो एक सोनू घाट की तरफ हमारी एक बाईपास है, उससे जो जाम की समस्या है उसमें कुछ निजात मिलेगा।
लेकिन उसी के साथ साथ मेरा यह विजन है कि दक्षिण पे भी एक बाईपास बने, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की बहुत कमी है, इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बात सही है कि विशेषज्ञों की कमी है, और इसके लिए मैं जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं। मैं मुख्यमंत्री से भी मिल चुका हूं, ब्रजेश पाठक जी से, और मैं हर समय लगातार प्रयासरत हूं कि मेडिकल कॉलेज बेटर बने। लेकिन दोस्तों, ये भी संभव है कि मेडिकल कॉलेज शायद देवरिया का और खास करके जो बिहार का लोड आता है न ले पाए, तो 2 और काम मैं कर रहा हूं। मैं सीएचसी पे भी काम कर रहा हूं। गौरी बाजार के सीएचसी को पूरी तरह मैंने एकदम परिवर्तित कर दिया है। मैं उसके बारे में अगले मेरी जो मंच एक है देवरिया की बात सांसद के साथ, उसमें बात भी करूंगा। तो थोड़ा लोड कम पड़ेगा मेडिकल कॉलेज पे। उसी के साथ साथ मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 300 बेड का अस्पताल अलग से बने जी। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रयासरत हूं। देवरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कमी है। देवरिया में के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की अगर देखा जाए तो ऊर्जा है, बच्चे काफी उत्साहित होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं उत्साह की कमी है, इसका कारण ये है कि हमारे क्षेत्र में स्टेडियम की कमी है। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत ठोस प्लानिंग है, लेकिन मैं भी खिलाड़ी रहा हूं। अब देखते होंगे जहां जहां हो सकता हूं मैं खेल खुद ही उसमें प्रतिभागी बनता हूं, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे दौड़ हो। पहली बार देवरिया के इतिहास में हमने एक मिनी मैराथन करवाया था इस बार। जो सांसद खेल स्पर्धा थी उसमें बहुत उत्साह था इस बार। तो धीरे धीरे करके हम उसी के बल पे आगे बढ़ेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगा ग्रामीण परिवेश में। सत्य यह है कि इस समय मेरे मन में कोई बहुत ठोस विचार नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये बात है कि जैसे कि रुद्रपुर में एक बहुत अच्छा आर्चरी का कंपटीशन है, उसको हम लोग ले जाएं, ताकि यहाँ पर 36 में यदि हम ओलंपिक्स की मेजबानी करेंगे, भारत करेगा, तो उसमें हम लोग देवरिया से 1-2 मेडल लाएं। मैं उसका ठोस प्लान बना के 6 महीने बाद इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाऊंगा। नए युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कैसे करते हैं आप? मेरा ये मानना है कि जो पहला राजनीति होती थी युवाओं की, इनकलाब जिंदाबाद, उससे परे अब राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए। मैं विकास की राजनीति का एक तरह से शुभचिंतक हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी दोनों इस राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा युवाओं से यही आग्रह होता है कि सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें, और उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप प्रतिभागी बन सकते हैं। देश को विकसित बनाना है तो युवाओं की आवश्यकता है, तो विकास की राजनीति से जुड़े हुए युवा हैं। इसी के लिए मैं तमाम जब कॉलेजेस में जाता हूं उसकी बात करता हूं। आपने देखा कि मैंने रॉकेट कंपटीशन करवाया, ताकि लोगों को अवगत कराऊं कि विकास के माध्यम से भी आप राजनीति में आ सकते हैं। अन्यथा विरोधाभास की जो राजनीति सपा करती है, कांग्रेस करती है, उसके परे भारतीय जनता पार्टी एक अलग राजनीति कर रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, मुझसे मिले, मार्गदर्शन करें। मैं युवाओं के लिए बीच बीच में कुछ सम्मेलन करता रहूंगा, और उसी के साथ साथ मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, जो 2 युवा युवती थे जिन्होंने क्रांति लाई थी, उनके नाम से भी हम लोग कुछ आगे चल के काम करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत महत्वपूर्ण है। महिला वंदन अधिनियम भी आ रहा है। महिलाओं की भागीदारी से अपना क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इसके लिए करीब 10-15 साल से मैं बहुत काम कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत लगाव इसलिए भी कि मेरी 2 बेटियां हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग महिलाओं को उतना ही सम्मान दें जितना पुरुषों को मिलता है, बल्कि ज्यादा सम्मान दें। और महिला जहां भी आती है सकारात्मक सोच से आती हैं, और आज मैं देख रहा हूं स्कूल कॉलेजेस में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जनप्रतिनिधियों में भी महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि जहां भी मौका मिलता है मैं महिलाओं के साथ मिलजुल के काम करता हूं। और इसमें एसएचजी ग्रुप में आप देखेंगे कि अमृत प्रयास में भी संकल्पित होकर हम लोग एसएचजी ग्रुप के लिए कुछ काम करेंगे। देवरिया को भविष्य में आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देवरिया एक नए देवरिया की तरह आए, जिसमें कि जैसा कि विकसित भारत के दौरान नए भारत का निर्माण और विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण के लिए हमारे 2 पुरोधा लगे हुए हैं, उसी तरह आपका सांसद आपकी भलाई के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए आने वाले समय में कैसे एक नए देवरिया का उत्थान करें। इसमें जैसे मैं बार बार कहता हूं कि छोटे काम जो मैं करता हूं, जैसे मेरा सांसद निधि है या जो सड़क बिजली नाली है, इस बार आपको जान के गर्व होगा कि आपके सांसद पीएमजीएसवाई में कई सड़कें लाए हैं। ये सब चीजें हो रही हैं, ये त्वरित गति से चल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी धारा है जिसमें बड़ी चीजें करनी चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन जो कुछ दिख रहा है, देवराई माता के मंदिर का पुनर्निर्माण वो दिखने वाला है। सोनू घाट में यदि अंतरिक्ष का स्टेशन आता है, वो बड़ा काम है, समय लग रहा है। उसी तरह हम लोग और चीजें कर रहे हैं। तो जो 2-3-5 बड़ी चीजें हैं जिसके लिए मुझे जनभागीदारी की आवश्यकता है, जिसके लिए सबकी समर्थन की आवश्यकता है। दोस्तों, होली का पर्व है, तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि हम लोग साथ मिलकर चलेंगे जैसे होली का पर्व सिखाता है, तो मुझे पूरा विश्वास है देवरिया कहीं पीछे नहीं रहेगा।
मैं चाहता हूं कि देवरिया का भविष्य ऐसा हो कि पूर्वांचल में देवरिया का नाम सम्मान हो, जो भी देवरिया से जाए बाहर उसको लगे कि भाई मेरा सम्मान हो रहा है, और एक आत्मविश्वास जो होता है देवरिया के लोगों में कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, ये मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपका जामवंत हूं, आप मेरे हनुमान हैं। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में जितनी प्रगति उन्होंने करी है पिछले करीब 9 साल से, उतना बहुत किसी की वजह से नहीं हुआ, उन्हीं के व्यक्तिगत नेतृत्व की वजह से हुआ है। वो लॉ एंड ऑर्डर में ठोस कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ वो नो टॉलरेंस की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। वो निडर हैं, इसलिए कभी कभी ऐसी कार्रवाई कर पाते हैं जो अन्य नेता शायद न कर पाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि होली के लिए कल ही उनसे मिलकर आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद हर समय रहता है। और इसी के साथ साथ हम सबकी एक धारणा होनी चाहिए कि हम लोग भी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान दें। हम लोग भी अपने चरित्र से, अपने आचरण से साथ मिलके चलेंगे तो जो वैमनस्य हो जाता है एक दूसरे के पास, कभी कभी भाइयों के बीच में हो जाता है, और उसके लिए बहुत सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत प्रतिरोध करवाया। इसके विपरीत में सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति मैं कर रहा हूं, और इसी में आपको शामिल करने के लिए आहूत करना चाहता हूं। एसआईआर पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, किसी भी गणतंत्र में जो वोटर लिस्ट होती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जब वोटर लिस्ट पुष्ट होती है और तगड़ी होती है, उसमें खास करके जो बाहर के कुछ वोट आ जा रहे हैं, खास करके बंगाल और बिहार में, उसको हटाने की प्रक्रिया, और यहाँ पर भी जो गलत वोट हैं, डबल वोट हैं, जो लोग दिव्यांग, जो लोग मर गए हैं, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका वोट हटाना, डबल काउंटिंग को कम करना, इससे जो शहर में काम हुआ है बहुत बिरला काम हुआ है, और उससे मेरे हिसाब से हम सबको एक सही रीढ़ की हड्डी मिल रही है। इसमें यह बात सही रहेगी, कुछ वोट घटे हैं खास करके हमारे जो शहरी इलाकों में से, क्योंकि उनका 2 जगह नाम लिखा गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट से हम सबको लाभ मिलेगा। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और एक राजनेता भी हैं, तालमेल आप कैसे बैठा पाते हैं? नहीं, देखिए, मैं कॉर्पोरेट जगत में रहा हूं, बिजनेसमैन तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कॉर्पोरेट जगत में कई सालों से मैंने काम किया है, तो बिजनेस की जानकारी है। और मैं समझता हूं कि आप देखते हैं विकसित भारत में जो विकास की राजनीति है वो भी कुछ हद तक उद्यम से जुड़ी हुई है, जीडीपी की ग्रोथ से जुड़ी हुई है। इसीलिए मुझे अनुभव है कि कैसे हम लोग अपने क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो मेरी आर्थिक रुचि है, मैं एकात्म मानववाद पे मैंने काम किया है, मानवतावादी अर्थव्यवस्था में काफी शोध कर रहा हूं, अपने जीवन में उसका अनुपालन कर रहा हूं। आप देख रहे हैं धोती कुर्ता पहन के निकलता हूं, स्वावलंबी और स्वदेशी का मैं सिर्फ बात ही नहीं करता हूं, उसको चरितार्थ करने की कोशिश करता हूं। अभी संस्कृत विकास परिषद के माध्यम से मैंने एक कार्यक्रम करवाया था, और उसी के साथ साथ विश्वकर्मा भगवान पे मेरी बड़ी रुचि है, क्योंकि निर्माण के भगवान है। तो इन सब की जो रुचि है वहीं से उत्पन्न हुई है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जगत में काफी साल तक रहा, और 18 साल से जागृति के माध्यम से जो स्वावलंबी भारत अभियान का बहुत बड़ा एक प्रकल्प बन गया है, उसके माध्यम से उद्यमिता में भी काम किया है। तो मेरा अनुभव है, और उस अनुभव को अपने राजनीति में उतारना चाहता हूं, क्योंकि विकास की राजनीति के लिए उद्यमिता की राजनीति आने पड़ेगी। हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को हम लोग उद्यमिता सिखाएं, ताकि यहां पर खुशहाली आए और इंक्लूजन आए, मतलब सबको मिला के हो। अगर कुछ बड़े उद्योगपति यहां पर कुछ मिले लगा दें, उससे अवश्य जीडीपी की बढ़त होगी, लेकिन हर गांव में अगर हम लोग खेती बाड़ी आगे बढ़ाएं, उद्यमिता आगे बढ़ाएं, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। सरकार अपने जगह पे नेतृत्व तो सही कर रही है, लेकिन नीचे कुछ कर्मचारी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? मैं ये कहना चाहता हूं जनता को, यदि आपके समक्ष कोई ऐसी जगह आए जहां पर कोई कर्मचारी आपसे घूस के लिए मांग कर रहा है, तो मुझे आके तुरंत बताइए। हर दिन मैं बैठ रहा हूं, अभी बैठा हुआ था, हर दिन 8:30 से 9:30 बजे जब मैं क्षेत्र में रहता हूं, मेरे एक पेटिका भी है, वहां पर आवेदन भी दे सकते हैं कि इस कर्मचारी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करवाइए। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी सरकार बहुत साफ सुथरी सरकार है। ये बात सही है, कभी कभी छोटे पद के लोग कुछ भ्रष्टाचार करते हैं, और मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत उनको आड़े हाथ लेंगे। अगर वो लोग ऐसा कुछ काम करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। अगर बात किया जाए स्वास्थ्य विभाग का, तो स्वास्थ्य विभाग इंसान के लिए विशेष जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग का इंसान को, स्वास्थ्य विभाग में विशेषकर क्या व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि लोगों को रेफर ना करना पड़े गोरखपुर, लखनऊ? देखिए, जो आपने पहली बात रखी कि मेडिकल कॉलेज को धीरे धीरे बेटर करना पड़ेगा, उसमें जो डॉक्टर्स की कमी है उसको हम लोग पाटने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर कई ऐसी सुविधाएं हैं जो हम लोग देना चाहें। कुछ प्राइवेट हम लोग भी कॉलेज, मेरे हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी जो उसको अफोर्ड कर सकता है आयुष्मान के माध्यम से, वो भी हम लोग को यहाँ लाना चाहिए। मैंने पीपीपी एक पार्टनरशिप में अस्पताल की बात करी, उसके लिए मैंने पूरा ठोस कार्यक्रम किया है। मैं ज़्यादा उसके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जब तक उसमें कुछ पुश नहीं हो जाता तब तक मैं जनता की अपेक्षाएं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। सीएचसी पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग को और काम करना है। धीरे धीरे इसमें और लाभ आपको दिखेगा। एक सीएचसी गौरी बाजार को मैंने काफी हद तक ठीक कर दिया है, उसके नीचे जो पीएचसी है वहां भी चला गया है।
आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे प्रदेश में एकमात्र सीएचसी है गौरी बाजार का, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 1 साल से लगा हूं। पहले डॉक्टर झा थे, अब डॉक्टर गुप्ता है। उनके साथ हर महीने मैं 1 घंटे का कॉल करता हूं ताकि उस सीएचसी को आदर्श सीएचसी बनाए। जब वो आदर्श हो जाएगा, उसी प्रकार हम लोग तरकुलवा जाएंगे, भटनी जाएंगे, क्रमशः करके सभी सीएचसी को हम लोग सुधार करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज पे लोड भी कम होगा और मेडिकल कॉलेज के ऊपर वाले लोड के लिए हम लोग पीपीपी अस्पताल बनाएंगे। समय लग रहा है, लेकिन अवश्य हम लोग इसमें कार्यरत हैं। आपने अमृत प्रयास के माध्यम से देवरिया के लिए क्या रणनीति बनाई है? देखिए, अमृत प्रयास एक बहुत ठोस रणनीति है। मैं जब सांसद बना उसके 6 महीने बाद मैंने इसको शुरू किया। उसके ऊपर हमने काफी शोध किया, दोनों डीएम से बात करी, लखनऊ में अधिकारियों से बात करी, दिल्ली में अधिकारियों से बात करी, कुछ ऐसे उद्योगपतियों से बात करी जिनका निवेश में रुचि है, कुछ किसानों से बात करी, कुछ यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करी और छोटे उद्यमियों से बात करके इस बड़ी पुष्ट ये रणनीति है कि 10 साल में देवरिया को कैसे आगे ले जाएं। 10 साल इसलिए क्योंकि 5 साल में किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मौका नहीं मिलता है। कई बड़ी चीजों के लिए 10 साल की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हमने उसका एक अनाउंसमेंट किया 29 मार्च पिछले बार। वो एक अनाउंसमेंट था। उसकी प्रथम शुरुआत हमने 15 अगस्त को की, जब हम लोगों ने एक पहला संकल्प लिया जो किसानों के फायदे का है। तो उसमें 7 संकल्प हैं और पहले 2 संकल्प के बारे में बताता हूँ। एक किसानों का संकल्प है जो कि हम चाह रहे हैं कि जन भागीदारी से, सबके प्रयास से यहाँ के किसानों को फायदा मिले, उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो उठें, जैसे कि फसल का परिवर्तन करें। धान गेहूं में फायदा तो है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा है केले में, हल्दी में, वेजिटेबल में, कुछ और चीजों में। तो एक बड़ी ठोस रणनीति हमने पहले संकल्प के लिए की है, जिसका अनाउंसमेंट और उसमें कई जन भागीदारी से और आगे बढ़ाने के लिए 29 मार्च को पुनः बात करूंगा। उसी के साथ साथ जैसे आपने पूछा हमारे नवयुवकों के रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी हमने काफी काम किया है। उसका भी मैं अनाउंसमेंट 29 मार्च को ही करूंगा। तो दोस्तों, इसमें संकल्प जो है उसमें जनता की ऊर्जा को लेके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो सामान्य गति है हमारे ग्रोथ की, उससे अतिरिक्त कितना हम कर सकते हैं, उसका एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं। मैं एक मीडिया के तौर पे कई बार अधिकारियों को फोन करता हूं, मेरे कॉल को वो लोग अटेंड नहीं करते हैं, तो आम पब्लिक अपने लिए क्या सोचे? नहीं, देखिए, जहां तक मैं जानता हूं हमारे अधिकारी, अगर आप उन तक अपनी बात ले जाते हैं तो काम करते हैं। लेकिन आप ये समझ भी रहे हैं कि कभी कभी अधिकारियों के पास भी इतने फोन आते हैं, 1-2 फोन नहीं उठा रहे। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेशल शिकायत हो कोई एक अधिकारी के बारे में कि भाई वो फोन नहीं उठाते हैं या आपकी बात सुनते नहीं, तो मुझे अलग से बताइए, मैं उनसे बात करूंगा। क्योंकि मुझे जहां लगता है कि हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी, और डबल इंजन की सरकार चल रही है। कभी कभी उस डबल इंजन में खटपड़ाहट हो जाती है, कभी कभी इंजन मिसफायर कर जाता है। उस मिसफायर करने के लिए आपका सांसद बैठा हुआ है, उसको ठीक करेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल के माध्यम से बनने के लिए। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।